नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम दृष्टि के टेस्ट सीरीज नंबर 12 के साथ हैं और ये फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब कि इसमें सभी विषयों के प्रश्न हैं। इससे पहले सेगमेंटल जितने भी दृष्टि के टेस्ट थे मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। शायद एक इकोनॉमिक्स का बचा है तो उसे भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। अभी देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक की अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है? तो उमंग ऐप है। उमंग ऐप पर आप जाएंगे जब, तो भारत सरकार की या राज्य सरकार की और जो लोकल गवर्नेंस होता है उसका भी सारी योजनाओं मतलब सारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो डाक विभाग ने 5 स्टार विलेज स्कीम शुरू किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल पर हस्ताक्षर करने अथवा उस पर अपनी सहमति रोकने की शक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति बिल पर या तो हस्ताक्षर कर सकता है या फिर रोक सकता है अपनी सहमति को। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया, अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत चुनावों से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति निहित है। तो पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी कानून बनते हैं, शायद 29 विषय पर जितने भी कानून बनते हैं, सारा राज्य विधानमंडल को ये मतलब अधिकार प्राप्त है। और चुनाव से संबंधित है तो चुनाव कैसे कराना है नहीं कराना है वो राज्य विधानमंडल पर ही निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 5, विकल्प 20 का इसका आंसर हुआ 5 नंबर। हड़प्पा वासियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? कृषि उनके लिए जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो ये बात सही है, हड़प्पा वासियों के जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? कृषि। दूसरा, हड़प्पा वासी हल का प्रयोग करते थे। तो ये भी कथन सही है। तो ए और बी दोनों सही हो गया, विकल्प सी। अच्छा, हल का मतलब लोहे को दिमाग में नहीं लेके आना है, हल तो लकड़ियों के भी होते थे, तो इसलिए दोनों कथन सही हो गया। 6 नंबर, एक साइड मराठा संघ है, दूसरी साइड संबंधित क्षेत्र है, तो इसका मिलान करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में से तो जैसे जो विकल्प 1 2 भी पता हो तो पता हो जाता है। वैसे देखते हैं, गायकवाड़ मराठा संघ जो था वो बड़ौदा क्षेत्र से संबंधित था, तो 1 का 1 होना चाहिए। अगर ये भी सिर्फ किसी को पता होगा तो ऐसे ही सारा एलिमिनेट होकर के विकल्प बी तक हम पहुँच जाएंगे और आंसर यही है, विकल्प बी इसका। फिर भी आगे देखते हैं। होलकर मराठा संघ जो है वो इंदौर क्षेत्र से संबंधित था। भोसले मराठा संघ जो है वो नागपुर से संबंधित है और सिंधिया ग्वालियर से संबंधित है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर था। 7 नंबर, कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को 1890 में संबोधित किए थे। कौन है ये कादम्बिनी गांगुली? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में इस तरीके से भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति। तो देखिए, आवृत्ति के बारे में पूछे, ध्वनि की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगी ध्वनि तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। तो विकल्प सी हो गया। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसे रहता कि गति और तरंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गति और तरंग चेंज होता है, ध्यान रखना है, परिवर्तित होता है गति और तरंग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र घरेलू आय में परिवर्तन के साथ किसी विशेष वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय में परिवर्तन को दर्शाता है? तो ये एंगल वक्र का काम होता है। इकोनॉमिक्स में एंगल वक्र इसीलिए दर्शाया जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि अगर घरेलू आय में परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो घरेलू वस्तुओं या फिर सेवाओं के व्यय पर क्या परिवर्तन आ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये दिखाने के लिए एंगल वक्र बनाया जाता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड जलवायु क्षेत्र है, दूसरी साइड वृक्ष का नाम है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है रोजवुड, यानी रोजवुड वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पौधा है। उसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पौधा सागौन है। नेक्स्ट है कांटेदार वन, कांटेदार वन का पौधा मतलब पेड़ नीम है। और पर्वतीय वन का जो पेड़ है वो रोडोडेंड्रॉन है, जैसा कि आंसर में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, असम राज्य अपनी स्थलीय सीमा को साझा नहीं करता है। तो असम राज्य, अगर आप जब मैप में देखेंगे, और ज़रूर देखिएगा मैप में नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को, असम राज्य नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से की सीमा से टच करता है, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो सिक्किम।
तो सिक्किम को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे अपनी सीमा टच करता है, तो इसलिए इसका आंसर सिक्किम बी हो जाएगा। और असम राज्य से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी टच होती है, एक बांग्लादेश की और एक भूटान की। बांग्लादेश से याद आया, बांग्लादेश एक ऐसा मतलब हमारा पड़ोसी देश है जिसकी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत से लगती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के अजैविक घटक हैं? तो पर्यावरण के अजैविक घटक मतलब जिसमें जीवन नहीं है, तो मृदा और जल ये दोनों में जीवन नहीं है, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे कहते हैं जल ही जीवन है, तो यहाँ पर वैसे नहीं दिमाग लगाना है। अजैविक घटक मतलब कि पर्यावरण के अजैविक घटक, तो मृदा और जल अजैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट, जबकि ये जो गैर हरे पौधे हैं और परजीवी हैं ये जैविक घटक हैं। अब पौधा हरा हो या नहीं हो, उस जीवन तो उसमें होता है, और परजीवी में भी जीवन होता है, तो इसलिए जैविक घटक हो गए और 1 और 3 अजैविक घटक हो गया। विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव पूंजी सूचकांक जिसको HCI भी कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो मानव पूंजी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया था। जी नहीं, गलत है। मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो विकल्प ए गलत हो गया। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत 108वें स्थान पर था। नहीं, मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो 2020 का था उसमें भारत का स्थान 116वां था, तो दूसरा भी गलत हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य ने हाल ही में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राज्य पुरस्कार जीता है? तो केरल। करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये। केरल राज्य ऐसा है जिसको गैर संचारी रोगों के लिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को नियंत्रण करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से नवाजा गया है केरल राज्य को। विकल्प बी इसका आंसर था। 15, अक्टूबर 2020 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI-IW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष 2001 से संशोधित कर डैश किया गया था, तो 2001 से संशोधित करके 2016 कर दिया गया है। CPI-IW का मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर यहाँ पर हो गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता कि CPI-IW किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष में इसके आधार वर्ष को चेंज कर दिया जाता है, तो ये भी बात याद रखने योग्य है। 16, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार प्रेक्षा रिट जारी करने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? तो देखते हैं। पद सार्वजनिक होना चाहिए, ये शर्त है। दूसरा, पद का सृजन विधि या स्वयं संविधान द्वारा किया गया हो, यह भी सही है, यह होना चाहिए, शर्त है ये भी। तीसरा, पद मौलिक नहीं होना चाहिए, ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, क्योंकि पद मौलिक होना चाहिए। लास्ट में लिखा हुआ है इस तरह के विनियोग में पदासीन व्यक्ति द्वारा संविधान या विधि का उल्लंघन किया गया हो, तो ये कथन भी सही था, तो इसका आंसर तो विकल्प सी हो गया। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो रिट होता है, जिसको मतलब 5 तरह का रिट होता है, आपको तो पता ही होगा ये, उस 5 में से एक ही अधिकार प्रेक्षा यानी क्यू वारंट होता है। तो 5 रिट जो जारी होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी होता है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि रिट जारी करने का जो न्यायिक अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है कि हाई कोर्ट का ज़्यादा है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वैसे एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं, इसका जवाब जरूर अब दीजिएगा। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ये भी आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया। 17, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो अनुच्छेद 5 से 11 जो नागरिकता से संबंधित विषयों से है, तो ये भाग 2 से संबंधित है, मतलब भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है, तो 1 का 4 हो जाएगा। तो 4 तो 2 विकल्प में है, तो ए और डी एलिमिनेट हो गया, यानी बी और सी में से कोई आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 23 और अनुच्छेद 23-24, तो 23-24 से मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार भाग कितने में, भाग संविधान के 3 भाग 3 में है, तो इसलिए बी का 1 हो जाएगा। अब बी का 1 और ए का 4, ये सिर्फ और सिर्फ सी वाले नंबर ऑप्शन में है, यानी कि सी इसका ऑप्शन सही हो गया। फिर भी आगे और देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है और ये नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, तो इसलिए सी का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 239 जो बच गया भाग 8 उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से किसे अफ्रीका से पलायन करने वाली सबसे प्रारंभिक मानव पूर्वज प्रजाति माना जाता है? तो होमो इरेक्टस को सब मतलब प्रारंभिक मानव पूर्वज प्रजाति माना जाता है जो अफ्रीका से पलायन किए थे। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से एकदम मतलब स्टैंड हो गया था, पूरी तरह से स्टैंड हो गया था, उसको होमो इरेक्टस बोलते हैं। इरेक्टस मतलब सीधा। 19 विजयनगर शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन, उनके रजत मुद्राओं को बराह कहा जाता था। तो ये कथन गलत हो गया। विजयनगर शासन में जो मुद्रा चलती थी तो बराह तो कहा जाता था, लेकिन रजत मुद्रा को बराह नहीं कहा जाता था। जो सोने यानी कि गोल्ड की मुद्रा होती थी उसको बराह कहा जाता था। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, उनके स्वर्ण मुद्राओं में विभिन्न हिंदू देवताओं और पशुओं की आकृति अंकित थी। तो ये कथन सही है। जो उनके विजयनगर शासकों की जो स्वर्ण मुद्राएं थी जिसको बराह कहा जाता था, उस पर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होते थे और पशुओं की आकृति बनी होती थी। एक दो फैक्ट और है जो याद रखने योग्य है। कहते हैं कि इसमें राजा का नाम लिखा रहता था, लेकिन लिपि थी नागरी या कन्नड़ लिपि में लिखा रहता था, हिंदू देवी देवताओं के साथ भी। 20 निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में सहायक नहीं था? तो वैसे तो पढ़ने से चारों लगता है कि सहायक था, लेकिन अब इसमें से एक को चुनना ही है कि जो सहायक नहीं था। तो प्रेस और साहित्य की भूमिका को तो नहीं नकारा जा सकता है। वैश्विक समकालीन आंदोलन जो चल रहे थे उस समय, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में। फिर है प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, जो ब्रिटिशों की नीतियाँ थी प्रतिक्रियावादी, और शासकों का नस्लीय अहंकार जो था। तो ये तीनों ए, बी और डी, ये तीनों भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद के जन्म में मतलब भरपूर योगदान दिया। जबकि सी नंबर जो है विकल्प, प्राच्य विचार और शिक्षा, तो ये मतलब उतना तुलनात्मक रूप से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में सहयोग नहीं किया। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, और आंसर में भी यही दिया हुआ है। 21 गुजरते हुए एम्बुलेंस सायरन की आवाज़ में गिरावट और लाल बत्ती में बदलाव उदाहरण है। तो लाल बत्ती में बदलाव या फिर जो एम्बुलेंस जा रहा हो तो उसके सायरन में आवाज़ में गिरावट, ये दोनों डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, डॉपलर इफेक्ट के कारण। मतलब डॉपलर इफेक्ट में हम प्रकाश और ध्वनि के कार्य पर ही बात करते हैं, तो ये उसके कार्य हैं, आवाज़ में गिरावट और लाल बत्ती में बदलाव। इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 22 बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन को क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट 23 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। एक साइड ग्रंथि है, दूसरे साइड स्थान दिया हुआ है। तो अबंतु ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं थायराइड, तो अबंतु ग्रंथि यानी कि थायराइड का स्थान जो है वो गर्दन है, ये सही है। पीयूष ग्रंथि जिसका स्थान मस्तिष्क है। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना है। फिर अधिवृक्क, अधिवृक्क यानी कि एड्रेनल, ये किडनी में होता है, नहीं गुर्दा में होता है, तो ये सही है। बाकी जो बी नंबर ऑप्शन था अग्न्याशय, जिसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं, तो ये छाती में नहीं पेट में होता है, तो इसलिए बी नंबर गलत हो गया। अच्छा, एक फैक्ट और पैंक्रियाज के बारे में है जो याद रखा जाना चाहिए। पहला क्या है फैक्ट? ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। कौन? पैंक्रियाज। और ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हुआ? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करता है स्राव का। तो ये अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई, और मिक्स्ड ग्रंथि है ये। अच्छा, आपसे प्रश्न ये है कि मानवीय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में, प्रीवियस ईयर्स वाले जब डिस्कस हम लोग कर रहे थे बायोलॉजी का, तो उसमें था। 24 एक बहुपक्षीय विकास बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स के द्वारा की गई। बहुत ही आसान है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जब बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर संघाई है। फोर्टालेजा घोषणा पत्र आपको याद ही होगा, क्योंकि फोर्टालेजा घोषणा पत्र में ही हस्ताक्षर हुए थे सारे ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा, और फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके पहले अध्यक्ष भारतीय थे, केवी कामथ नाम था, तो ये बात भी याद रखना है। 25 चियांग में पहल, मतलब चियांग में इनिशिएटिव्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह धन शोधन को रोकने के लिए एक पहल है। जी नहीं। चियांग में इनिशिएटिव जो था क्षेत्रीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था है एक प्रकार का, तो पहला कथन गलत हो गया। भारत चियांग में पहल का सदस्य नहीं है, तो हाँ ये सही है, भारत सदस्य नहीं है, तो विकल्प 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
चियांग नेपाल में पता है आसियान के 10 देश और 3 और देश हैं, तो 13 देश इसके कुल सदस्य हैं। 3 कौन से देश हैं? चीन, जापान और साउथ कोरिया, ये हैं। 26 सूची 1 और 2। सूची 1 में देश या क्षेत्र है और सूची 2 में जलवायु है। तो पराग्वे देश किस जलवायु के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। तो पराग्वे सवाना जलवायु के अंतर्गत आता है। तो 1 का 4 हो गया। अच्छा, अफ्रीका का कांगो बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो बी का 3 हो गया। अब बी का 3 जैसे आपको पता चला, अगर एक भी आपको पता होता कि बी का 3, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बी में 3 एक ही ऑप्शन में है। अब फिर भी नेक्स्ट देखते हैं आगे। मध्य चिली, मध्य चिली में कौन सा जलवायु है? मध्य चिली में जलवायु है भूमध्य सागरीय, और कांगो बेसिन में था भूमध्य रेखीय। लास्ट बच गया क्या? कंबोडिया। तो कंबोडिया तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है। इसको मैप में पॉज करके वीडियो और मैप में वहाँ लिख लीजिए, तो कम से कम 4 का तो याद रहेगा जलवायु अच्छे से। तो एलिमिनेट भी बाद में मतलब किया जा सकता है। 27 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी भू प्राकृतिक विशेषता है? तो दक्षिणी भू प्राकृतिक विशेषता है, इसमें पंचामलाई पहाड़ियाँ हैं। पंचामलाई पहाड़ियाँ मैंने बहुत ढूंढा, एटलस ये जो ऑक्सफोर्ड वाला मैप है, लेकिन उसमें मिला नहीं। इसे अन्नामलाई होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है होगा वहीं पर कोई पंचामलाई, क्योंकि इसका आंसर ऐसे जरूर ढूंढा जा सकता है कि नल्ला मलाई या फिर जावादी पहाड़ियाँ और पालकुंडा तो नहीं होगा, तो लास्ट में पंचामलाई बचता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? तो जो तीनों दिए गए हैं, संकोश, कामेंग, धनसरी, ये तीनों सहायक नदियाँ हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी से याद आया, एक फैक्ट मैं बताता हूँ, एक फैक्ट पूछूंगा। इसका स्रोत स्थान कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत स्थान कौन सा ग्लेशियर है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है, मानसरोवर झील के पास जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको कौन से नाम से बोलते हैं, मतलब उसका नाम क्या हो जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 29 अपरद यानी डेट्रॉइट्स खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? अपरद खाद्य श्रृंखला का पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि अपरद खाद्य श्रृंखला का जो मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर नहीं, जीवित पादपों पर यानी कि बायोमास पर निर्भर होता है। तो गलत हो गया पहला कथन। दूसरा क्या लिखा हुआ है? अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत चराई खाद्य श्रृंखला का अवशिष्ट पदार्थ है। तो हाँ, तब वही तो बायोमास भी है एक तरह से, तो इसलिए दूसरा सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन। 30 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जलीय जीव और उदाहरण, तो पहला ही जो है सही सुमेलित है। न्यूटन का उदाहरण विटल्स है। तो न्यूटन होता क्या है? जो वायु और जल का जो अंतरपृष्ठ होता है, मतलब कि जो दोनों का कॉमन क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर जो जीव रहते हैं उसको न्यूटन कहते हैं। तो उसी जीव में से एक है विटल्स। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ रहा है, बेंथोस मतलब बेंथोस जो जलीय जीव होते हैं वो समुद्र के या जलीय क्षेत्र के कौन से पार्ट में रहते हैं? ऊपर में, सबसे नीचे में, या मध्य भाग में? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तीनों में से एक सही है ऑप्शन में से। 31 ब्रह्म कमल किसका राजकीय फूल है? तो ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राजकीय फूल है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। और ब्रह्म कमल को हिमालय फूलों का राजा भी कहा जाता है। और ये कब खिलता है? सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्य जब डूब जाता है तब जाके ये खिलता है, और एक वर्ष में एक ही बार खिलता है। 32 युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था। 33 विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका विषय है सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य। 34 कथन है राज्यसभा में उपसभापति सभापति के अधीनस्थ होता है। होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी राज्यसभा के अधीनस्थ होगा वो। उपसभापति ये सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, इसलिए कथन गलत हो गया। कारण क्या है? राज्यसभा के उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है तथा इसका चयन इसके सांसदों में से किया जाता है। तो ये बात सही है, संवैधानिक पद है, क्योंकि आर्टिकल 89 में इसका उल्लेख किया गया है उपसभापति का। और इसका चयन जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है,
वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, एक साइड राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, दूसरी साइड प्रकृति है। तो क्षमा जो है, क्षमा का मतलब होता है कि सजा और दोष सिद्धि दोनों को समाप्त कर देना, पूर्णतः समाप्त कर देना, तो ये तो सही है। स्थगन, स्थगन का मतलब होता है मूल रूप से दी गई सजा को कम करना, तो यह भी सही होता है। परिहार, परिहार में क्या लिखा हुआ है? दी गई सजा के क्रियान्वयन पर रोक नहीं। दी गई सजा का जो क्रियान्वयन होता है उस क्रियान्वयन में कमी की जाती है, उस मतलब उसको कम क्यों किया जाता है? परिहार, जो विशेष परिस्थिति, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, उसको कोई ऐसा सजा दे दिया गया, या प्रेग्नेंट लेडी है कोई गर्भवती महिला, तो उस संबंध में परिहार जैसे क्षमादान शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर डी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ रूपांतरण, यानी कि कम्यूटेशन। तो रूपांतरण में सजा के प्रारूप का प्रतिस्थापन करते हैं, मतलब कि बदल देते हैं सजा का प्रतिरूप। जैसे कि मृत्युदंड है तो उसकी जगह आजीवन कारावास कर दिया गया। 36 नियति यानी कि भाग्यवाद मूल सिद्धांत किसका है? आजीवकों का है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 37 चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, और यहीं से जो भारत का मालवा क्षेत्र है, वो मालवा क्षेत्र पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। 38 सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक साइड 1857 के विद्रोह का केंद्र दिया हुआ है, दूसरी साइड उसके नाम दिए हुए नेता के। तो बरेली में जो 1857 के विद्रोह हुए थे, तो उसके यहाँ पर खान बहादुर लिखा हुआ है, तो खान गफ्फार बहादुर खान ऐसे नहीं दिमाग में लाना है, ये बरेली वाला लिखा हुआ है खान बहादुर, तो ये विकल्प एक का एक ही है। दिल्ली के लिए, दिल्ली जो केंद्र था, दिल्ली के नेता कौन थे? जनरल बख्त खान। फैजाबाद के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह। और बिहार में कुंवर सिंह थे। तो अगर ऊपर वाले से कन्फ्यूजन भी हो, क्योंकि वो कन्फ्यूजन के लिए लगता है दिया ही गया है, तो नीचे वाले से आपको ज़रूर पता चल जाएगा। जैसे अगर आपको ये तो पता ही, अगर पता होता कि होगा ही, क्योंकि बिहार का कुंवर सिंह तो बिल्कुल पता ही रहता है ज़्यादातर बच्चों को। देखिए डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है बी नंबर ऑप्शन। 39 समतल दर्पण से परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समतल दर्पण को दिमाग में रख के दोनों कथन पढ़ना है। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा पार्श्व उल्टा होता है। जी नहीं, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी की दुगनी होती है। नहीं, जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की दूरी के समान ही होती है, तो ये भी कथन गलत हो गया। विकल्प डी इसका सही आंसर है। वीडियो अगर बड़ा हो जाए, आपको लगे कि बड़ा हो गया, तो 1.25 स्पीड कर लीजिएगा, तो और फास्ट विजन आपका हो जाएगा। 40 एक तरल में गैस की विलीयता बढ़ जाती है, तो तरल में गैस की विलीयता कैसे बढ़ेगी? जब उसका दबाव बढ़ा दिया जाए, तो इसके दबाव में जब वृद्धि हो जाएगी तो उसकी विलीयता यानी कि घोलने की, किसी चीज़ को घोलने की, ठोस को घोलने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अगर क्वेश्चन कुछ लड़ गया इसमें से क्वेश्चन, तो बहुत मतलब एक तरीके से एक तरह बल मिलेगा एग्जाम निकालने में। 41 निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बनता है, तो निषेचन के बाद बीजांड क्या बन जाता है? बीज बन जाता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 42 विशेष डेटा प्रसार मानक पद किससे संबंधित है? तो विशेष डेटा प्रसार मानक पद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अब आपसे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, अगर जैसे इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कमेंट बॉक्स में ना बताने का मन करे, तो जैसे आप मन में भी सोच सकते हैं, कई बार बोल चुका हूँ, हालांकि ये बार बार रिपीट करता हूँ। 43 एशियाई समाशोधन संघ, इसी को कहते हैं एशियाई क्लियरिंग यूनियन, ACU भी कह सकते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की एक पहल है। तो हाँ, ये सही है, ये एक एसकैप का यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक आयोग है उसका एक पहल है। भारत, ईरान और पाकिस्तान ACU के सदस्य हैं, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही, इसलिए विकल्प सी आंसर हो गया। अब आपके लिए होमवर्क जैसा है कि ACU क्या है, 2-3 पॉइंट इसके बारे में
गूगल करके वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। ना समझ में आया तो ACU लिख करके वाट साइन लगा करके छोड़ दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट जब कमेंट में ऐसा कीजिएगा, और जब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इसका पार्ट जब अपलोड करूँगा तो उसमें बता दूंगा। 44 युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जनजाति और देश। तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। पहले देख लेते हैं सुमेलित कौन है। माओरिस जनजाति जो है न्यूजीलैंड की है। टैपिरो जनजाति है वो पापुआ न्यू गिनी की है। ओरंग अलसी जनजाति जो है वो मलेशिया की है। और बेंडोस जो जनजाति है वो कनाडा की नहीं, मतलब सऊदी अरब का है। ठीक है, अब काम ये कीजिए कि वीडियो पॉज करके जहाँ जहाँ मैप में ये देश हैं वहाँ वहाँ पेंसिल से लिख लीजिए, क्योंकि ये सब फैक्ट याद नहीं रहते हैं। जब आप मैपिंग कर लेते हैं तो ज़रूर याद रहेंगे। तो कर लेने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर एक दो भी एलिमिनेट कर पाएँ तो बड़ा मज़ा आएगा। अब देखिए 45 हिमनदों की मृदा और अन्य पदार्थों का बजरी से जुड़कर बना मोटा निक्षेप है। तो मोटा निक्षेप जो हिमनदों की मृदा और अन्य पदार्थों से मतलब बजरी से जुड़ करके जो निक्षेप बनता है, निक्षेप मतलब जमा, डिपॉजिट, तो वो उसको बोलते हैं करेवा, और जम्मू कश्मीर में बनता है ये। आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में कि करेवा जो होता है वो जाफरानी केसर का एक प्रकार है जाफरानी, उसकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महंगा बिकता है, ये कश्मीर में होता है, भारत में। 46 अभिकथन है छोटी जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ हमेशा मूल अन्वेषक प्रजातियाँ होती है। तो ये कथन गलत है। वैसे देखिए एक चीज़ मेरे मन में आ रहा है, मुझे लग रहा है मुझे शेयर करना चाहिए। UPSC हो या UPPCS, जैसे ये एक्सट्रीम वर्ड आ ना, एक्सट्रीम वर्ड का मतलब जैसे हमेशा, केवल, सिर्फ, ही, ऐसा अगर कुछ आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना हो जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादातर केस में टेस्ट सीरीज बनाते समय, चाहे जो प्रीवियस ईयर बैक पेपर है बनाते समय, मैंने देखा है कि ये गलत ही होता है जब जैसे एक्सट्रीम ऐसे रहता है। तो एक्सट्रीम वर्ड पर गौर कीजिए, ये कथन गलत है। क्यों गलत है इसका देखिए कारण में ही जवाब मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ, मूल अन्वेषक प्रजातियां अपनी वृद्धि एवं विकास द्वारा आवास को बदलने में मदद करती है। तो कारण इसका सही है। क्या हो जाएगा आंसर? D, A फॉल्स, R ट्रू। 47 गैया परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो गैया परिकल्पना गौ माता के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी, जो मतलब ये गाय के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी। ये प्रस्तुत किस लिए की गई थी? ये एक तरीके से पृथ्वी से जुड़ी परिकल्पना है, गैया परिकल्पना, और जेम्स लवलॉक द्वारा प्रस्तुत किया गया था गैया परिकल्पना। तो याद रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 48 पहला कथन है, विचार करना है तीनों कथन पर। डॉक्टर सुशांत कर को प्रोफेसर A.N. भादुंडी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। ये कथन सही है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और इस 50 में से सबसे हार्ड क्वेश्चन ये लग रहा है मुझे। लीसमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने की दिशा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। अब तीसरा क्वेश्चन भी दूसरे से संबंधित है। लीसमैनिया डोनोवानी एक प्रोटोजुआ परजीवी है जो ट्यूबरक्लोसिस पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। ये गलत है। लीसमैनिया डोनोवानी जो है वो व्याख्या में दिया हुआ था कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं, माइक्रोफेज और कालाजार के पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। और लीसमैनिया डोनोवानी क्या है? प्रोटोजुआ है। तो ये नाम जरूर याद रखिए, करंट अफेयर में तो क्या पता पूछ देगी लीसमैनिया डोनोवानी निम्नलिखित में से क्या है, कवक है, प्रोटोजुआ है, वायरस है, ऐसा कर कुछ पूछ सकता है। तो याद रखना है लीसमैनिया डोनोवानी प्रोटोजुआ है। 49 निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए एक मदरसा खोला है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए एक मदरसा खोलने का काम बांग्लादेश ने किया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। बांग्लादेश हमारा ऐसा पड़ोसी राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत से लगती है। अच्छा, कितने पड़ोसी राज्य हैं हमारे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 50 दिसंबर 2020 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो ये 4th एडिशन था 2020 वाला, तो इसका बी नंबर सही हो गया ऑप्शन। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, सुधार की क्या संभावना है वो भी बताइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस कारण ज़रूर बता दीजिएगा तो और मैं सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।